नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में आज फिर से हाजिर हूँ मैं भारती कुमारी। आप सबको पता ही है कि आजकल मैं सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। अब ये उपन्यास आप किस्सा कहानी पर सुन पाते हैं हर शनिवार और रविवार को, पर पिछले 2 सप्ताह से इस उपन्यास की सीरीज नहीं आ पा रही थी। सबसे पहले उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और आज जो मैं सुनाऊंगी वो होगा उपन्यास का 21वां भाग। और 20वें भाग में अगर आपको याद हो, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि गुंजा का ब्याह ओंकार से हो जाता है और गुंजा अपने ससुराल आ जाती है और चंदन गुंजा से भरसक बचता रहता है। वो गुंजा के सामने नहीं जाना चाहता किसी भी हाल में, लेकिन एक घर में रहते हुए कोई किसी से कितनी देर तक बच सकता है। आखिरकार गुंजा और चंदन का आमना सामना हुआ और उसे थोड़ी देर के लिए उन्हें एकांत भी मिला। और एकांत में जो उनकी बातें हैं वो सुनते सुनते आप भी एक पल को भावनाओं के भंवर में झूल जाते हैं, समझने लगते हैं उन दोनों की परिस्थितियों को। गुंजा पूछती है चंदन से कि तुम्हें तो पता था ना कि मेरा ब्याह मेरी जीजाजी से यानी तुम्हारे भैया से हो रहा, तो फिर तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। इस पर चंदन कहता है कि मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा और मेरे लिए जो हैं बड़े के नाम पर वो मेरे भैया हैं। मैं उन्हें कैसे कहता कि जिस लड़की से आप ब्याह करने जा रहे हो उससे मैं प्रेम करता हूँ। ये मैं नहीं कर पाया गुंजा। फिर गुंजा उसकी इस कार्य के लिए तारीफ करती है चंदन की। अब आज आप सुनेंगे इस उपन्यास का 21वां भाग। कुंवारी गुंजा के सपने देखने वाला चंदन कुछ और था। ब्याह तय हो जाने के बाद गुंजा के बलिहार आ जाने तक वो कुछ और हो गया था। गुंजा का ब्याह ओंकार के साथ तय होते ही मन की सारी करुणा और आंसू एक साथ ही चंदन पी गया। भीतर से आग सुलगती थी, ऊपर से चंदन पानी के छींटे मार मार कर उसे दबाता जाता था, लेकिन उस आग को दबाने के प्रयास में उठने वाला धुआं देह की रग रग में भरता गया। चंदन भीतर ही भीतर झुलसने लगा। भरे हुए मुंह की हिरन सी हरदम मुस्कुराती हुई आंखों के नीचे कालापन छाने लगा। शेर की तरह तनी हुई छाती भीतर को दब गई। चंदन अपराधी की तरह नजर नीचे किए हुए प्रायः झुककर चलने लगा। आरंभ में देह मन दोनों पर प्रतिक्रिया हुई थी। उसने चंदन के मन में एक नशा भर दिया था। सब कुछ भूलकर अपने के ऊपर से पत्थर बना वो भाई के ब्याह में जुट गया था। और अब सारी पीड़ा, सारा दुख, घोर मानसिक असंतुलन के बावजूद गरल पिए हुए शंकर की तरह चंदन अपने को नए सिरे नए ढंग से तैयार करने लगा। पैर का घाव अच्छा हो जाने पर अगम अथाह सागर सा चंदन पहली बार जब गुंजा के सामने पड़ा तो बड़ी मजबूती से कसा हुआ धीरज का बंधन एकाएक ही तड़ से टूट गया। गुंजा की आरत आंखों ने चंदन को दागना आरंभ कर दिया। गुंजा ने चंदन को अपराधी ठहरा दिया, जो कुछ हुआ था उसका जिम्मेदार। चंदन ने बिना किसी विरोध के अपने को दोषी मान लिया और तब से वो भीतर बाहर और भी छटपटाने लगा। लू के थपेड़ों से गाछ की तरह सूखने लगा, भीतर ही भीतर घुटने लगा। आषाढ़ लग गया था। लोग भदई बोने की तैयारी करने लगे। बैसाख जेठ की तपन के बाद प्रतीक्षित आषाढ़ की बूंदें चंदन के तप्त मन को तनिक भी ठंडक ना पहुंचा सकी। उसने जबरदस्ती अपने को खेती के कामों में लगाया। बुआई के दिनों खाने पीने में ऐसे ही देर सवेर होती है। चंदन और भी लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही पर ओंकार झुंझलाता डांटता, लेकिन चंदन भाई की हर बात बिना किसी उत्तर या सफाई के सिर माथे पर ओढ़ लेता। भदई तो किसी तरह बो दी, लेकिन इन 2-3 महीनों में चंदन के बदले हुए स्वभाव से ओंकार चिंतित हो उठा था। चंदन ने घर में आना जाना कम कर दिया था।
पहले भाई के साथ ही दोनों जून रोटी खाने की आदत थी कि समय पर यदि चंदन खंड में ना रहता तो ओंकार प्रतीक्षा करता और ओंकार ना रहता तो चंदन उसके लिए रुकता। ये समझौता अजीब सी कड़ियों में गुथा हुआ था, पर अब उसकी एक एक कड़ी अनायास ही टूट जाती थी। चंदन प्रायः भोजन के समय खंड में ना रहता, ओंकार अकेले खा आता। दिन में दोपहर की बेला ढल जाती, गुंजा चंदन की प्रतीक्षा में बिना खाए पिए बैठे रहती। ओंकार ने गुंजा को कई बार टोका था, लेकिन गुंजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। देर सबेर जब चंदन के जब मन में आता घर चला आता। गुंजा चुपचाप परस देती, चंदन बिना कुछ बोले खाकर पश्चिम की बारी निकल जाता। गुंजा, ओंकार, चंदन तीनों के तीनों एक ही मार्ग से पस्त होकर जैसे बहरा गए थे। घर की खुशी एक अजीब सी खामोशी धारण करती जा रही थी। ब्याह के 2-3 महीनों में ही ओंकार घर की इस बदलती परिस्थिति से गहरी चिंता में डूबने लगा था। अपना दोष अच्छी तरह समझ लेने के बाद भी उसने सोचा था कि समय के साथ गुंजा और चंदन का मन घर के काम काज में लग जाएगा और पीछे का सब कुछ भूल बिसर जाएगा। गुंजा से उसे संतोष हो चला था, लेकिन चंदन था जो बुझती आग में रह रहकर जैसे घी डाल देता था। गुंजा बुझ बुझ कर सुलग जाती थी। उड़ने वाले रंगों से बने चित्र की भांति गुंजा का चीजता हुआ चेहरा और चंदन के अबोध उतरे निर्दोष मुख का भाव देखकर ओंकार भीतर ही भीतर मथ कर रह जाता। परिवार के भविष्य की बात सोच सोच कर वो मन ही मन कांप जाता। आज गांव के पश्चिम आम के बड़े बगीचे में 5-7 नेटुओं के घर थे। उन्हीं में से एक नेटुए की बेटी थी बाला। यहाँ पे मैं रोक कर एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ जो नेटवे से अभिप्राय है यहाँ पर बंजारे या खाना बदोश जो जगह जगह पर जाकर अपना लगाते थे और अस्थायी रूप से कहीं निवास करते थे। बाला, अब यहाँ एक नया किरदार आया है, इस कहानी में आई है बाला। गोरा रंग, भूरे बाल, देह पर धप धप सफेद साड़ी। गुंजा को गोदना गोदने आई थी। चंदन आंगन में बैठकर दाना चबा रहा था। बाला आंगन में चली आई। सिर पर छोटी सी दौरी उतार चंदन से थोड़ी दूर बैठकर उसने पुकारा, ए बहुरिया। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा, कौन है रे? बाला हंसने लगी। गांव के आदमी को भी नहीं चिन्हते? बाहर भी जब सिर नवा के चलते हो तो चिन्होगे कैसे? बाला ने कहा। चंदन बाला की ओर मुंह देख कर भटर भटर ताकता ही रह गया। तभी रामू भीतर से आंगन में आया। चंदन ने उससे कहा, जा भीतर से मौसी को बुला ला, कोई आया है। ये सुनकर बाला ने पूछा, और तुम क्या कहते हो? चंदन ने पूछा, क्या कहते हो मतलब? कभी सुनना चाहोगे तो सब बता दूंगी। तब तक भीतर से गुंजा निकल आई। उसे देखते ही बोली, अरे बहुरिया, ये तुम्हारे देवर हैं, एकदम भोले बाबा, गांव के लोगों को भी नहीं चिन्हते। तुम्हारी बड़ी बहन को भी हमने ही गोदना गोदा था। छोटी बहन के लिए कहां मर गई थी, ना जाने कितनी बार कहला के भेजा। गुंजा ने कहा, हमारे घर किसी ने भी नहीं कहा, हम तो दौड़ के आ जाते। कई बार तो इन्हीं से कहा। फिर से गुंजा ने कहा, चंदन की ओर इशारा करते हुए। अरे इनकी बात छोड़ो बहुरिया, ये क्या किसी को खोजेंगे? इनकी राह में अगर रुपये की थैली रख दो तो 20 डग पहले ही आंख मूंद कर चलेंगे। आंख खुलेगी तब जब थैली पीछे छूट जाएगी या कोई दूसरा उठा लेगा। ये कहते हुए बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ बैठो, गोदना गोद दूं। और बाला दौरी में से सुई और बांह पर लगने वाला मसाला निकालने लगी। 1 कटोरी पानी, 1.25 रुपया और 1.25 सेर आखत लेती आओ, बाला ने कहा। घर ही उठा के ना दे दे, ऐसे क्यों नहीं कहती? चंदन ने उसे झिड़कते हुए कहा। चलो चलो, तुम क्या दोगे? जब तुम्हारा घर होगा तो कहना। अभी भौजाई के हाथ की रोटी खाओ,
फिर फौरन ही बात बदल कर बाला बोली, कौन ढेर सारा मांग लिया? 7 सोहेला की भौजाई 1.25 मांगा तो बिगड़ गए। बहुरिया की गोदाई होती तो 5 रुपए होते। तुमसे भी लूंगी वो 5 रुपए जब तुम्हारी बहुरिया आएगी। चल चल, पहले गोदना गोद, तब रुपये पैसे की बात करना। गुंजा ने बाला के सामने बाह फैलाते हुए कहा। बाला ने गुंजा की कलाई पकड़ी और एक बार चंदन की ओर ताक के बोली, तो कहो क्या गोदूं? फूल पत्ती बना दूं या मलिकार का नाम लिखवाओगी? आजकल तो घर घर में नाम लिखाने का चलन बढ़ रहा है। मन हो तो देवर से बाह पर नाम लिखवा दो तो उसी पर गोद दूं। नहीं, हमें नाम फाम नहीं लिखवाना, एक छोटका सा फूल काट के सगुन कर दे, गुंजा ने कहा। बस तो जाओ, कहो देवर से कि थोड़ी देर को बाह थाम ले, बाला ने कहा तो गुंजा ने चंदन की ओर ताका। चंदन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम लोग आपस में कर लो ये सब काम। फिर बाला बोले, चलो, अब इसमें कोई हरज नहीं है, इसी स्वभाव से तो ये गति हुई। इतना लचकोटर बनोगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा। मुंह में कोई कौर नहीं डालता, सब स्वार्थ के मीत होते हैं। और बाला उठकर चंदन की बांह पकड़ गुंजा के पास खींच लाई। चंदन ताकता ही रह गया। बाला का तनिक भी विरोध किए बिना वो चुपचाप गुंजा के पास, जहां बाला ने बिठाया, बैठ गया। लो, कस के पकड़े रहना, नहीं तो सुई इधर उधर गड़ जाएगी तो बाद में दर्द होगा, बाला ने कहा। चंदन ने गुंजा की बांह पकड़ ली। बाला टप टप सुई से गोदने लगी। पीड़ा बढ़ी तो गुंजा ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। कलाई और कुहनी के बीच गुंजा की गोरी नरम बांह पर खून की बूंदें उभरने लगी। गोदना गुद गया तो गुंजा ने भीतर से एक डलिया भरकर अनाज ला बाला की दौरी में डाल दिया। ये तो हुआ आखत, और बाकी? बाला बोली। ले बाकी। चंदन ने जेब से 1.25 रुपया निकाल कर बाला के हाथ में रख दिया। बाला चंदन का मुंह ताकने लगी। खुशी से दिया है कि मन मार के? बाला बोली। चल चाहे जैसे दिया हो, रास्ता नाप अपना, तूने मांगा तो तेरी बात रख दी। सिर पर दौड़ी रखती हुई बाला ने चंदन को कुछ अजीब ढंग से देखा। चलने को मुड़ी तो चंदन बोला, गोदती है गोदना, लेकिन साड़ी पहने हैं बगुला के पांख जैसी। तो चलते चलते बाला बोली, एक खरीद के पहना देते तो बात की शोभा बढ़ती। ये कहते हुए वो बाहर निकल गई। बाला बाहर तो निकल गई, लेकिन चंदन के गले में जैसे कमंद का एक छोर लपेट गई। बीन के स्वर पर मोहने वाले सर्प के कान में सम्मोहन का मधुर राग भर गई। मानसिक तनाव में जकड़े मन को कुछ ढील मिली। चंदन सुगबुगाया। मुंह ऊपर कर बयार में दूर तक तैर कर आने वाली किसी फूल की प्यारी गंध सूंघने का प्रयत्न करने लगा। आज का ये भाग यहीं तक। जल्दी ही मिलते हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।